हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूरेज एकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो बच्चों, आज हम लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक, ठीक है। एम्ब्रियो सैक की संरचना आज हम लोगों को पढ़ना है। एम्ब्रियो सैक की संरचना, ठीक है। तो हम जानते हैं कि गैमीटोजेनेसिस की गैमीटोजेनेसिस गैमीटोजेनेसिस के लास्ट डिवीजन के फलस्वरूप, अंतिम विभाजन के फलस्वरूप, है ना, अंतिम विभाजन के फलस्वरूप एम्ब्रियो सैक का ऑर्गेनाइजेशन होता है। एम्ब्रियो सैक का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब व्यवस्थित होना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? व्यवस्थित होना, है ना, व्यवस्थित होना। तो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें एक एग ऑपरेटस, एक सेंट्रल सेल तथा तीन एंटीपोडल्स का निर्माण होता है, ठीक है। तो एक जो एम्ब्रियो सैक है उसकी संरचना कैसी होती है ना। उसकी जो संरचना है सामान्यतः अपन देखते हैं वो कैसा होता है। इस तरह से होता है कि इसमें जो है एक एगापरेटस है जिसमें ये एक बड़ी सेल होती है और दो अपेक्षाकृत छोटी सेल होती हैं। और ये कहाँ होती हैं? माइक्रोपाइलर एंड में, ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड। इसको क्या कहते हैं? माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड में ये क्या होता है? एग ऑपरेटस में क्या होगा? एक एग होता है, एक क्या है? ये बीज वाली एग सेल है और दो किनारे वाली जो है ये क्या है? सिनर्जिड है, ठीक है, सिनर्जिड्स, ठीक। और बीच में क्या होता है? बीच में एक होती है सेंट्रल सेल, और सेंट्रल सेल कैसी होती है? आप जानते हैं, बाई न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो ये क्या है? ये है सेंट्रल सेल और इसमें क्या होते हैं बेटा? दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ये क्या है? पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। इनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। और नीचे क्या होती हैं? दूसरे एंड में, यानी कि चैलेंजर एंड में तीन जो सेल्स हैं वो कैसी होती हैं? इनको तीन को क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल्स। तो ये तीनों जो है ये कहलाती हैं क्या? एंटीपोडल सेल्स। ये एंटीपोडल सेल्स हैं, ठीक है। और एंटीपोडल्स हमेशा कहां होंगी? वो चैलेंजर एंड की तरफ होंगी, चैलेंजर एंड, ठीक है ना। तो ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेल, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेल मतलब ये जो है ओव्यूल का माइक्रोपाइलर एंड होगा। माइक्रोपाइलर एंड में क्या होता है? एग ऑपरेटस होता है। एक एग ऑपरेटस, ये ऑपरेटस, ठीक है, एग ऑपरेटस है। एक सेंट्रल सेल होती है और तीन क्या होती हैं? तीन एंटीपोडल सेल्स होती हैं। और ये इस तरह से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है या सेल्स का जो व्यवस्था है, सेल्स की जो व्यवस्था है वो एम्ब्रियो सेल में होती है, ठीक है। तो इसको, ये है स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेल, ठीक है। अब अपने को एक एक चीज पढ़ना है। नंबर एक पढ़ेंगे एग ऑपरेटस, इसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे एंटीपोडल सेल्स और फिर पढ़ेंगे सेंट्रल सेल, ठीक है। तो ये जो है ये इस तरह से तीन संरचनाएं अपने को लगातार पढ़नी है, ठीक है। तो पहले अपन क्या पढ़े? एग ऑपरेटस। तो नेक्स्ट पहली हेडिंग है क्या? एग ऑपरेटस, ठीक है। एग ऑपरेटस जो है ये हमेशा कहां होगा? ओव्यूल के माइक्रोपाइलर साइड में होता है। यह हमेशा ओव्यूल के माइक्रोपाइलर
माइक्रोपाइलर साइड में होता है, माइक्रोपाइलर साइड में होता है। ठीक है, यह हमेशा ओव्यूल के माइक्रोपाइलर साइड में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये इसमें इसमें एक एक एग सेल होती है, इसमें एक एग सेल होती है, एक एग सेल होती है जिसके दोनों साइड में जिसके दोनों साइड में क्या होती है, दो सिनर्जिड्स होती हैं, जिसके दोनों साइड में दो सिनर्जिड्स होती हैं। ठीक है, दो सिनर्जिड्स होती हैं, एक एग सेल होती है और उसके दोनों साइड में क्या होती हैं, दो सिनर्जिड्स होती हैं। ठीक है, तो अपने को पहले क्या पढ़ना है, पहले अपन सिनर्जिड पढ़ लें और फिर आप पढ़ेंगे एग होगा। ठीक है, तो पहले हेडिंग आप लिखिए, हेडिंग क्या लिखी जाएगी, सिनर्जिड्स। ठीक है, सिनर्जिड्स। तो इसमें क्या लिख लीजिए कि माइक्रोपाइलर साइड में, ओव्यूल के माइक्रोपाइलर साइड में हुक के समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें सिनर्जिड कहते हैं। एम्ब्रियो सैक में हुक के समान, है ना, हुक्स के समान सेल्स पाई जाती हैं, हुक के समान सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें सिनर्जिड कहते हैं, जिन्हें सिनर्जिड्स कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं बेटा, सिनर्जिड्स कहते हैं। एम्ब्रियो सेल में हुक के समान सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, सिनर्जिड्स कहते हैं। ठीक है, इनको सिनर्जिड्स कहते हैं। और ये सिनर्जिड के चैलाजल साइड में, नेक्स्ट क्या लिख लेंगे कि सिनर्जिड के चैलाजल साइड में सेल वॉल नहीं होती है। सिनर्जिड के चैलाजल साइड में, सिनर्जिड के चैलाजल साइड में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, सिनर्जिड के चैलाजल साइड में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, यह केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी होती है, यह केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी होती है। ठीक है, यह केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी होती है। नेक्स्ट लिख लेंगे कि सिनर्जिड के चैलाजल साइड में वैक्यूल्स पाई जाती हैं, वैक्यूल्स, है ना, सिनर्जिड्स के चैलाजल साइड में, सिनर्जिड के चैलाजल साइड में क्या होती हैं, वैक्यूल्स होती हैं, वैक्यूल्स पाई जाती है। ठीक है, वैक्यूल्स पाई जाती हैं, और माइक्रोपाइलर साइड में, और माइक्रोपाइलर साइड यानी पीछे की ओर, जहां से कि सिनर्जिड जुड़ी हुई है ना, तो माइक्रोपाइलर साइड में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा मतलब किसके की, वैक्यूल और न्यूक्लियस के अलावा, इसमें वैक्यूल और न्यूक्लियस के अलावा मतलब इसके अलावा इसमें क्या होता है, प्लास्टिड्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ठीक है, इसके अलावा मतलब वैक्यूल और न्यूक्लियस के अलावा इसमें प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती हैं। इसमें विशेषता एक ये है, सिनर्जिड की विशेषता ये है कि इसमें सिनर्जिड की विशेषता ये है कि इसमें फिलीफॉर्म ऑपरेटस पाया जाता है, फिलीफॉर्म ऑपरेटस, ठीक है, ऑपरेटस पाया जाता है, फिलीफॉर्म ऑपरेटस पाया जाता है। सिनर्जिड की विशेषता यह है कि इसमें फिलीफॉर्म ऑपरेटस पाया जाता है। ठीक है, फिलीफॉर्म ऑपरेटस जो है
पाम के जैसा इस तरह की संरचना है, ठीक है, पाम जैसी संरचना है, पाम यानी हथेली जैसी संरचना है। तो यहां लिख देंगे जो कि हथेली जैसी, हथेली यानी पाम, ठीक है, पाम जैसी, हथेली जैसी संरचना है, ठीक है, संरचना है, जो कि हथेली जैसी संरचना है या पाम जैसी संरचना है, जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिसमें फिंगर लाइक मतलब अंगुली के समान प्रवृत्त, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। सिनर्जिड की विशेषता यह है कि इसमें फिलीफॉर्म ऑपरेटस पाया जाता है। फिलीफॉर्म ऑपरेटस का मतलब क्या है कि गदेली के समान, गदेली जो हाथ के पंजा जैसी, हथेली के जैसी संरचना पाई जाती है, ठीक है, हथेली के जैसी संरचना पाई जाती है, जिसमें फिंगर लाइक क्या पाए जाते हैं, प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। और इन प्रोजेक्शंस में क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स की कोर होती है। इन प्रोजेक्शंस में क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स की कोर पाई जाती है, माइक्रोट्यूब्यूल की क्या पाई जाती है बेटा, कोर पाई जाती है। इन प्रोजेक्शंस में ये जो उभार होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, माइक्रोट्यूब्यूल की कोर पाई जाती है। और इस फिलीफॉर्म ऑपरेटस का फंक्शन ये है कि ये क्या करता है, ट्रांसफर सेल की तरह कार्य करता है। फिलीफॉर्म ऑपरेटर जो है वो क्या करता है, ट्रांसफर सेल की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्या लिखोगे कि फिलीफॉर्म ऑपरेटस, फिलीफॉर्म ऑपरेटर ट्रांसफर सेल की तरह कार्य करता है, ट्रांसफर सेल की तरह कार्य करता है, ट्रांसफर सेल की तरह कार्य करता है। फिलीफॉर्म ऑपरेटर जो है वो कैसा करता है, ट्रांसफर सेल की तरह कार्य करता है, जिसके द्वारा शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ मेटाबोलाइट होता है, जिसके द्वारा शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ मेटाबोलाइट, शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ मेटाबोलाइट्स होता है, ठीक है। मतलब फिलीफॉर्म ऑपरेटर जो है वो क्या होता है, फिलीफॉर्म, इसकी विशेषता है, सिनर्जिड की विशेषता है कि फिलीफॉर्म ऑपरेटस पाया जाता है इसमें, जो कि हथेली या पाम जैसी संरचना है, जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं। इन प्रोजेक्शंस में माइक्रोट्यूब्यूल्स की कोर पाई जाती है, और इसका काम होता है फिलीफॉर्म ऑपरेटस का कि ये ट्रांसफर सेल की तरह कार्य करता है, जिसके द्वारा शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ मेटाबोलाइट होता है, मेटाबोलाइट का कुछ दूर तक का स्थानांतरण होता है, ठीक है ना। ये जो फिलीफॉर्म ऑपरेटस है तो सिनर्जिड के माइक्रोपाइलर साइड में पाया जाता है, सिनर्जिड के माइक्रोपाइलर साइड में पाया जाता है फिलीफॉर्म ऑपरेटस। नेक्स्ट लिख लेंगे कि जो फिलीफॉर्म ऑपरेटस है, फिलीफॉर्म ऑपरेटस सिनर्जिड्स के माइक्रोपाइलर साइड में पाया जाता है, माइक्रोपाइलर साइड में पाया जाता है, फिलीफॉर्म ऑपरेटर सिनर्जिड के माइक्रोपाइलर साइड में पाया जाता है। नेक्स्ट एक और अपन पॉइंट लिख लें इसी में कि जो सिनर्जिड है इनकी संख्या सामान्यतया 2 होती है। सिनर्जिड की संख्या सामान्यतया, सिनर्जिड्स की संख्या सामान्यता 2 होती है, ठीक है, 2 होती है। जैसे आप किसी एक का उदाहरण लीजिए, बहुत सारे अपन ने पढ़ा है, जैसे पिपरोनिया में, है ना, जैसे पिपरोनिया में कितनी होती हैं, 2 सिनर्जिड होती है, ठीक है। इसके बाद जो प्लम्बैगो और प्लम्बाजेला में वहां सिनर्जिड ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती, मतलब वहां सिनर्जिड नहीं पाई जाती। तो इसी में नेक्स्ट लिख लेंगे कि प्लम्बैगो एंड प्लम्बाजेला में,
प्लम्बैगो और प्लम्बाजिला में सिनर्जिड नहीं पाई जाती है ना, सिनर्जिड सिनर्जिड नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, सिनर्जिड नहीं पाई जाती है। प्लम्बैगो और प्लम्बाजिला में सिनर्जिड्स नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपन और लिख लें कि इरियोस्टिमोन में, इरियोस्टिमोन में सिनर्जिड्स की संख्या 6 होती है। इरियोस्टिमोन में सिनर्जिड्स की संख्या जो है, सिनर्जिड की संख्या 6 होती है, 6 होती है। ठीक है, सिनर्जिड्स की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, अब इसका सिनर्जिड का जो है वो अपन क्या करें, स्ट्रक्चर बना लें। ठीक है, वो क्या है, माइक्रोपाइलर एंड में वो क्या रहती हैं, हुक के समान संरचनाएं, हुक जैसी वो लटकी रहती हैं, तीनों संरचनाएं लटकी रहती हैं। यदि आप नेचुरली उसको देखो तो वो कुछ इस तरह की संरचना है, और जिसमें सिनर्जिड्स जो हैं वो ये सिनर्जिड है। ठीक है, और इन्हीं के बीच में क्या लटकी होगी, इन्हीं के बीच में आप समझ लीजिए कि इस तरह का आप एक स्ट्रक्चर बना लें तो एग होगा, मतलब ये पीछे साइड से ऐसे, ये से आप जो है ये देखिए, ये क्या है कि एग होगा। ठीक है, ये एग होगा, और ये जो है ये क्या है, सिनर्जिड्स होंगी, ये सिनर्जिड्स है। इस तरह से संरचना जो है ये होती है, ये है सिनर्जिड, और ये जो है ये क्या है, ये एग है। ठीक है, ये एग है। यदि आप सिनर्जिड की डिटेल स्ट्रक्चर देखें, सिनर्जिड का डिटेल संरचना इसको देखें, तो सिनर्जिड जो है वो ऐसी संरचना आपको दिखेगी। ठीक है, अब ये सिनर्जिड का ये जो अपोजिट साइड है, ये कौन सा साइड है, ये वाला चैलाजल साइड है, ये इसका क्या है, चैलाजल है, ये चैलाजल साइड है, और ये जो है ये है माइक्रोपाइलर, चैलाजल साइड और माइक्रोपाइलर साइड। आपने क्या कहा है कि चैलाजल साइड में जो है वहां सेल वॉल नहीं होती, और जो पीछे साइड है यहां पे क्या होगी, यहां सेल वॉल होती है। तो ये जो है ये सेल वॉल, मतलब कि जो माइक्रोपाइलर साइड है वहां सेल वॉल है, और चैलाजल साइड में सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, तो ये जो है माइक्रोपाइलर साइड का, ये जो है माइक्रोपाइलर साइड का है, और ये क्या है बेटा, ये है सेल वॉल, ये है सेल वॉल। ठीक है, तो इधर पीछे साइड सेल वॉल होती है, आगे साइड जो है वो सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आगे की ओर यहां अपन ने क्या पढ़ा कि यहां जो है, यहां वैक्यूल्स होती हैं, ये वैक्यूल्स हैं, ये यहां आगे की ओर जो है वो इस तरह से यहां क्या होती हैं, ये वैक्यूल्स हैं, ये अपन इनको, ये वैक्यूल्स हैं, रिक्तिकाएं हैं। ठीक है, और वैक्यूल्स होती हैं, ये वैक्यूल्स हैं ऐसे, ये वैक्यूल्स हैं। ठीक है, और इसमें माइक्रोपाइलर साइड यानी कि पीछे की ओर जो है, तो सबसे महत्वपूर्ण संरचना क्या होती है, एक फिलीफॉर्म ऑपरेटस होता है, जो कि पाम लाइक स्ट्रक्चर, ये देखिए इस तरह से इसमें क्या पाए जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं कि ये क्या है, फिलीफॉर्म ऑपरेटस है। ये जो फॉर्म लाइक, इसको अपन कहते हैं क्या, फिलीफॉर्म ऑपरेटस है ना, ऑपरेटस, ये कहलाता है फिलीफॉर्म ऑपरेटस कहलाता है। ठीक है, अब इसमें अपन ने इस साइड, मतलब कि माइक्रोपाइलर साइड ही क्या पढ़ा है कि ए न्यूक्लियस जो है वो क्या रहता है, माइक्रोपाइलर साइड में रहता है। तो ये क्या हो गया है, ये हो गया न्यूक्लियस, ये है बेटा क्या, न्यूक्लियस है, ये केंद्रक है इसका। ठीक, इसमें अपन ने क्या पढ़ा है कि बहुत सारे और क्या होंगे, प्लास्टिड्स भी होते हैं इसमें, है ना, इसमें क्या होते हैं, ये प्लास्टिड्स हैं। तो ये जो है ये प्लास्टिड्स हैं, ये है प्लास्टिड्स होते हैं इसमें। ठीक है, और क्या होते हैं इसमें कि इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर है ये। ठीक, और क्या होता है इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, कोई ऐसे डॉट डॉट आप बना दीजिए, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इनको अपन क्या कहते हैं, ये है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक, अब आगे की ओर आपने कहा है कि सेल वॉल नहीं होती, पीछे की ओर सेल वॉल होती है, तो ये यहां क्या है, ये है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, है ना। और ये क्या है, आगे की ये संरचनाएं, ये तो आपने वैक्यूल पढ़ा है, ये क्या है, वैक्यूल है, ये रिक्तिकाएं हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये सिनर्जिड की संरचना है। अब इसमें आपने क्या पढ़ा कि जो फिलीफॉर्म ऑपरेटस है वो क्या करता है, फिलीफॉर्म ऑपरेटस क्या करता है कि इसमें शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ मेटाबोलाइट्स होता है। तो इससे क्या हो रहे हैं, ये यहां जो है इधर से ये एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके और क्या करेगा, सिनर्जिड्स को, जो मेटाबोलाइट्स हैं वो सिनर्जिड को देगा। ठीक है, और यहां सेल वॉल है नहीं, तो यहां से वो क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे आगे, क्योंकि वहां क्या है, आगे उधर सेंट्रल सेल है और क्या है उसमें एंटीपोडल्स वगैरह है ना, सेंट्रल सेल और एंटीपोडल्स वगैरह है, तो ये क्या हो जाएंगे, उधर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि ये सिनर्जिड है। अब इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट और है कि कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो दो सिनर्जिड में से एक सिनर्जिड क्या हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है, और दूसरी सिनर्जिड क्या रहती है, हेल्दी रहती है। तो आपको एक दूसरा पॉइंट यहां पे नेक्स्ट में यहां करके लिख देता हूं, इधर थोड़ी जगह है कि फर्टिलाइजेशन के समय या निषेचन के समय, फर्टिलाइजेशन के दौरान दो में से एक सिनर्जिड क्या हो जाती है डीजनरेट हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, और दूसरी हेल्दी बनी रहती है, और दूसरी हेल्दी बनी रहती है, हेल्दी बनी रहती है। एक सिनर्जी क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, और दूसरी क्या होती है, हेल्दी बनी रहती है। तो जो पॉलन ट्यूब है फर्टिलाइजेशन के दौरान, वो क्या होती है कि जो डीजनरेट होती है सिनर्जिड, उससे वो इंटर करती है। ठीक है, जो सिनर्जिड डीजनरेट होने लगती है उसी से पॉलन ट्यूब क्या है कि क्या करने लगती है, प्रवेश करती है ना। अपन नेक्स्ट क्या लिख लेंगे कि जो सिनर्जिड डीजनरेट होती है, जो सिनर्जिड डीजनरेट होती है, पॉलन ट्यूब उसी से प्रवेश करती है। ठीक है, उसी से प्रवेश करती है, और पॉलन ट्यूब के प्रवेश में फिलीफॉर्म ऑपरेटस क्या करता है, हेल्प करता है। और नेक्स्ट आप एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि पॉलन ट्यूब की एंट्री में फिलीफॉर्म ऑपरेटस की भूमिका होती है। फिलीफॉर्म ऑपरेटस की भूमिका होती है, पॉलन ट्यूब की एंट्री में फिलीफॉर्म ऑपरेटस की भूमिका होती है। ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्टिलाइजेशन के दौरान दो में से एक सिनर्जिड क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, और दूसरी जो है वो क्या रहती है, हेल्दी बनी रहती है। दूसरी सिनर्जिड क्या हो जाती है, हेल्दी बनी रहती है। जो सिनर्जिड डीजनरेट होती है पॉलन ट्यूब उसी सिनर्जिड में प्रवेश करती है, उसी सिनर्जिड से पॉलन ट्यूब प्रवेश करती है। पॉलन ट्यूब की एंट्री में, पॉलन ट्यूब के प्रवेश में फिलीफॉर्म ऑपरेटस की भूमिका होती है। ठीक है ना। तो ये जो है ये क्या है कि सिनर्जिड है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट और है सिनर्जिड में कि कुछ प्लांट में, कुछ रेयर प्लांट है, कुछ प्लांट में सिनर्जिड जो है उनसे हास्टोरिया उत्पन्न होते हैं, चूसकांग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो एक नोट और आप लिख लीजिए कि कुछ प्लांट में, कुछ पौधों में, है ना, कुछ प्लांट्स में सिनर्जिड से क्या उत्पन्न होते हैं, हास्टोरिया उत्पन्न होते हैं। कुछ प्लांट्स में सिनर्जिड से क्या उत्पन्न होते हैं, हास्टोरिया उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना। तो वो कैसे होंगे कि जैसे ये जो है, तो इनमें क्या हो जाएगा कि यहीं से, इन सिनर्जिड्स में से यहां से ऐसे क्या उत्पन्न हो जाएंगे, यहां से ऐसे हास्टोरिया उत्पन्न हो जाएंगे।
इस तरह से, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, ये हैं हास्टोरिया, ठीक है, ये है हास्टोरिया, चूसकांग जिसको आप कहते हो। तो ये क्या हो जाएंगे कि इससे निकल करके और अन्य जगह से भोजन एकत्रित करके जो एम्ब्रियो डेवलप होने वाला होगा उसको भोजन जो है वो संग्रह करके देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या है, सिनर्जिड्स है, ठीक है। एग ऑपरेटर्स में क्या है, दो सिनर्जिड्स हैं सामान्यतया और एक एग है। तो अब इसके बाद अपन पढ़ लें क्या, एग सेल। एग जो है ये क्या है, सिनर्जिड के समान ही एक सेल है, सिनर्जिड के समान सेल है। लेकिन एग में माइक्रोपाइलर साइड में, माइक्रोपाइलर साइड में सेल वॉल अधिक थिक होती है, ठीक है ना। ये सिनर्जिड के समान होती हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, माइक्रोपाइलर साइड में जो सेल वॉल है वो अधिक मोटी होती है, ठीक है। लेकिन एग में माइक्रोपाइलर साइड में सेल वॉल कैसी होती है, अधिक थिक होती है, अधिक मोटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट एग में क्या है कि एग और सिनर्जिड्स के बीच में प्लाज्मा डिस्मेटा पाए जाते हैं। एग और सिनर्जिड्स के बीच में, सिनर्जिड्स के एग और सिनर्जिड्स के बीच में प्लाज्मा डिस्मेटा पाए जाते हैं, मतलब आपसी कनेक्शन जो है वो पाए जाते हैं, है ना, पाए जाते हैं। एग और सिनर्जिड्स के बीच में प्लाज्मा डिस्मेटा पाए जाते हैं। एग में एक और विशेषता ये है कि एग के चलाजल साइड में न्यूक्लियस होता है, मतलब आगे की ओर न्यूक्लियस होता है और पीछे की ओर एक बड़ी वैक्यूल होती है। जबकि सिनर्जिड में क्या हो रहा था, इसका उल्टा था कि चलाजल साइड में वैक्यूल थी और माइक्रोपाइलर साइड में न्यूक्लियस था, ध्यान दीजिएगा, है ना। लेकिन एग में क्या है कि चलाजल साइड में, एग में चलाजल साइड में न्यूक्लियस होता है, चलाजल साइड में न्यूक्लियस होता है, चलाजल साइड में न्यूक्लियस होता है, एग में चलाजल साइड में न्यूक्लियस होता है और माइक्रोपाइलर साइड में माइक्रोपाइलर साइड में क्या होती है, एक बड़ी वैक्यूल होती है, है ना, एक बड़ी वैक्यूल होती है। एग में चलाजल साइड में न्यूक्लियस होता है और माइक्रोपाइलर साइड में क्या होती है, एक बड़ी वैक्यूल होती है, ठीक है। सामान्यतया एग सेल में फिलीफॉर्म ऑपरेटस नहीं पाया जाता, एग सेल में फिलीफॉर्म ऑपरेटस नहीं होता, लेकिन प्लम्बैगो में माइक्रोपाइलर साइड में क्या है, फिलीफॉर्म ऑपरेटस दिखाई देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामान्यतः एग सेल में फिलीफॉर्म ऑपरेटस नहीं पाया जाता फिलीफॉर्म ऑपरेटस, सामान्यतः एग सेल में फिलीफॉर्म ऑपरेटस नहीं पाया जाता है, लेकिन प्लम्बैगो में एग सेल के माइक्रोपाइलर साइड में, प्लम्बैगो में एग सेल के माइक्रोपाइलर साइड में एग सेल के माइक्रोपाइलर साइड में क्या है, फिलीफॉर्म ऑपरेटस क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसी में केवल देखा गया है, किसमें, प्लम्बैगो में, है ना, प्लम्बैगो में एग सेल के माइक्रोपाइलर साइड में, मतलब पीछे की ओर, है ना, माइक्रोपाइलर साइड में फिलीफॉर्म ऑपरेटर जो है वो पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है एग सेल। नेक्स्ट है एंटीपोडल्स। एम्ब्रियो सैक के चलाजल साइड में हुक के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें एंटीपोडल्स कहते हैं। एम्ब्रियो सैक के चलाजल एंड में, एम्ब्रियो सैक के चलाजल एंड में हुक
के समान एम्ब्रियो सैक के चलाजल एंड में हुक के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। संरचनाएं मतलब ये क्या है, सेल्स है ना, सेल्स, ठीक है। संरचनाएं पाई जाती हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें जिन्हें एंटीपोडल्स कहते हैं, एंटीपोडल्स कहते हैं, ठीक है, जिन्हें एंटीपोडल्स कहते हैं। एम्ब्रियो सैक के चलाजल एंड में हुक के समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, एंटीपोडल्स कहते हैं। एंटीपोडल्स की संख्या सामान्यतया 3 होती है। नेक्स्ट है एंटीपोडल्स की संख्या सामान्यतया 3 होती है ना, सामान्यतः 3 होती है ना, 3 होती है। एंटीपोडल की संख्या सामान्यतः कितनी होती है, 3 होती है। लेकिन सासा पैनिकुलाटा है ना, सासा पैनिकुलाटा में इनकी संख्या 300 तक होती है, 300 तक होती है। ससा पैनिकुलाटा में इनकी संख्या 300 तक होती है। इसके अलावा सैपोटेसी फैमिली में एंटीपोडल्स ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती। एंटीपोडल्स ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती हैं, ठीक है। सैपोटेसी फैमिली में एंटीपोडल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती हैं। सामान्यतया फर्टिलाइजेशन के बाद सिनर्जिड क्या होती है, डीजनरेट हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सामान्यतः फर्टिलाइजेशन के बाद सिनर्जिड डीजनरेट हो जाती हैं। सिनर्जिड डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। सामान्यतया फर्टिलाइजेशन के बाद सिनर्जिड क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती हैं। लेकिन कुछ प्लांट में जैसे एकोनिटम एंड कैल्था में कैल्था में फर्टिलाइजेशन के बाद भी सिनर्जिड परसिस्टेंट रहती हैं, है ना, मतलब बची रहती हैं। बाद भी सिनर्जिड्स परसिस्टेंट रहती हैं, ठीक है, परसिस्टेंट रहती हैं यानी बची रहती हैं। और यह सिनर्जिड जॉइंट आकार की होती हैं। और यह सिनर्जिड जॉइंट आकार की होती है, ठीक है। मतलब क्या है कि जो एकोनिटम और कैल्था है उनमें फर्टिलाइजेशन के बाद भी सिनर्जिड बची रहती हैं। और ये सिनर्जिड जो है ये जॉइंट आकार की होती हैं तथा हास्टोरिया का काम करती हैं। यानी चूस का अंग है ना, हास्टोरिया का काम करती हैं, हास्टोरिया का काम करती है। नेक्स्ट है सेंट्रल सेल, है ना, सेंट्रल सेल, ठीक है। सेंट्रल सेल जो है यह एम्ब्रियो सैक की लार्जेस्ट सेल है, सबसे बड़ी सेल है। यह एम्ब्रियो सैक की लार्जेस्ट सेल है। यह एम्ब्रियो सैक की लार्जेस्ट सेल है। और इसमें क्या होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। मतलब यह 2 पोलर न्यूक्लियाई कंटेन करती है। यह 2 पोलर न्यूक्लियाई कंटेन करती है। 2 पोलर न्यूक्लियाई कंटेन करती है। ये पोलर न्यूक्लियाई फर्टिलाइजेशन से ठीक पहले क्या हो जाते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट है यह पोलर न्यूक्लियाई फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन से ठीक पहले क्या हो जाते हैं, आपस में फ्यूज्ड होकर के आपस में फ्यूज हो जाते हैं, मतलब संलयित हो जाते हैं। फ्यूज्ड मतलब संलयित, है ना, संलयित हो जाते हैं मतलब फ्यूज हो जाते हैं। और फ्यूज्ड होकर, है ना, आपस में फ्यूज्ड होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। ठीक है, यह पोलर न्यूक्लियाई फर्टिलाइजेशन से ठीक पहले आपस में फ्यूज्ड होकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा होता है बेटा, सेकेंडरी न्यूक्लियस जब दो न्यूक्लियाई फ्यूज हो गए तो ये कैसा हो जाएगा, 2x, है ना, सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी 2x न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि एम्ब्रियो सेक की सभी सेल्स जो हैं, एम्ब्रियो सैक की सभी सेल्स मतलब कौन कौन सी, जैसे एग सिनर्जिड्स, एंटीपोडल्स, एग सिनर्जिड्स, एंटीपोडल्स एंड सेंट्रल सेल, है ना, सेंट्रल सेल के बीच प्लाज्मा डिस्मेटा पाए जाते हैं, के बीच प्लाज्मा डिस्मेटा पाए जाते हैं, है ना, पाए जाते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो सेक की सभी सेल्स जैसे एग, सिनर्जिड्स, एंटीपोडा और सेंट्रल सेल के बीच क्या है, प्लाज्मा डिस्मेटा पाए जाते हैं। मतलब ये सभी सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेटेड रहती हैं या एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, कुछ प्लांट का मतलब है कि बहुत रेयर प्लांट, जैसे कि सेंटेलम जो चंदन है, उसमें जो सेंट्रल सेल है वो लेटरल हॉस्टोरिया उत्पन्न करती है ना। तो कुछ प्लांट्स में सेंट्रल सेल लेटरल हॉस्टोरिया उत्पन्न करती है, लेटरल हॉस्टोरिया उत्पन्न करती है। ठीक है, कुछ प्लांट्स में सेंट्रल सेल लेटरल हॉस्टोरिया उत्पन्न करती है, जैसे किसमें, जैसे सेंटेलम में, ठीक है, सेंटेलम यानी कि चंदन जो है उसमें सेंट्रल सेल जो है वो क्या करती है, लेटरल हॉस्टोरिया उत्पन्न करती है। तो इस तरह से क्या है कि ये जो एम्ब्रियो सेल है उसमें मैंने आपको सिनर्जी भी पढ़ा दिया, एग भी पढ़ा दिया जो एग ऑपरेटस है, मैंने आपको एंटीपोडल्स बता दिए, मैंने आपको सेंट्रल सेल का डिटेल बता दिया है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको अपन जान लें। ठीक है ना, तो नेक्स्ट एक टर्म है रिवर्स पोलैरिटी। ठीक है, रिवर्स पोलैरिटी क्या है कि सामान्यतया क्या होता है कि जो एग ऑपरेटस है वो कहां पाया जाता है, माइक्रोपाइलर साइड में। ठीक है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं, बहुत रेयर प्लांट ऐसे हैं कि एग ऑपरेटस चलाजल साइड में पाया जाता है। इसको क्या कहते हैं, रिवर्स पोलैरिटी कहते हैं। रिवर्स पोलैरिटी क्या है कि सामान्यतः एग ऑपरेटस किस में पाया जाता है, माइक्रोपाइलर साइड में पाया जाता है, माइक्रोपाइलर साइड में पाया जाता है। सामान्यतः एग ऑपरेटस कहां पाया जाता है बेटा, माइक्रोपाइलर साइड में पाया जाता है। लेकिन कुछ प्लांट्स में जैसे फस्टिया फस्टिया सैक्रम एंड क्राइमम फस्टिया सैक्रम और क्राइमम में एग ऑपरेटस चलाजल साइड में या चलाजल इंड में पाया जाता है, चलाजल इंड में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ प्लांट्स जैसे फस्टिया सैक्रम एंड क्राइमम में एग ऑपरेटस जो है वो चलाजल इंड में पाया जाता है,
इसे रिवर्स पोलैरिटी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे रिवर्स पोलैरिटी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? रिवर्स पोलैरिटी कहते हैं। ठीक है ना? तो ये रिवर्स पोलैरिटी एक टर्म जो है, एक टर्म है हॉस्टोरियल एम्ब्रियो सैक। एक नेक्स्ट टर्म है हॉस्टोरियल एम्ब्रियो सैक। ठीक है, हॉस्टोरियल एम्ब्रियो सैक। ठीक है, हॉस्टोरियल एम्ब्रियो सैक क्या है? जब एम्ब्रियो सैक भोजन की तलाश में ओव्यूल से बाहर आ जाए, जब एम्ब्रियो सैक भोजन की तलाश में ओव्यूल से बाहर आ जाए तो इसे हॉस्टोरियल एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो इसमें क्या लिख लेंगे कि जब एम्ब्रियो सैक भोजन की तलाश में ओव्यूल से बाहर आ जाए तो इसे हॉस्टोरियल एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो इसे हॉस्टोरियल एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं बेटा? हॉस्टोरियल एम्ब्रियो सैक कहते हैं। जब एम्ब्रियो सैक भोजन की तलाश में ओव्यूल से बाहर आ जाए तो इसे हॉस्टोरियल एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ठीक है, जैसे यूट्रिकुलेरिया एंड टोरीनिया में जैसे यूट्रिकुलेरिया एंड टोरीनिया में एम्ब्रियो सैक का माइक्रोपाइलर पार्ट कहाँ आ जाता है? ओव्यूल से बाहर आ जाता है। ओव्यूल से बाहर आ जाता है और ओव्यूल से बाहर आकर के फ्यूनिकल एवं प्लेसेंटा के पास व्यवस्थित हो जाता है। बाहर आ जाता है और फ्यूनिकल एवं प्लेसेंटा के पास व्यवस्थित हो जाता है। व्यवस्थित हो जाता है। ठीक है, व्यवस्थित हो जाता है। यूट्रिकुलेरिया और टोरीनिया में एम्ब्रियो सैक का माइक्रोपाइलर पार्ट ओव्यूल से बाहर आ जाता है और फ्यूनिकल एवं प्लेसेंटा के पास व्यवस्थित हो जाता है। नेक्स्ट टर्म क्या है? मैमिलॉन, मैमिलॉन एम्ब्रियो सैक। ठीक है, मैमिलॉन एम्ब्रियो सैक क्या है कि माइक्रोसोलेन में एम्ब्रियो सैक भोजन की तलाश में एम्ब्रियो सैक भोजन की तलाश में ओव्यूलर कॉलम से बाहर आ जाता है। ओव्यूल से भी बाहर आ जाता है। ठीक है, ओव्यूलर कॉलम से बाहर आ जाता है। ओव्यूलर कॉलम से बाहर आ जाता है। मैक्रोसोलेन में एम्ब्रियो सैक भोजन की तलाश में ओव्यूलर कॉलम से बाहर आ जाता है। ऐसे एम्ब्रियो सैक को क्या कहते हैं? मैमिलॉन एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ऐसे एम्ब्रियो सैक को मैमिलॉन एम्ब्रियो सैक कहते हैं, है ना? मैमिलॉन एम्ब्रियो सैक कहते हैं। माइक्रोसोलेन में एम्ब्रियो सैक, माइक्रोसोलेन किसका है? लोरेंथेसी फैमिली का मेंबर है। लोरेंथेसी फैमिली में, है ना? मैक्रोसोलेन मतलब लोरेंथेसी फैमिली में एम्ब्रियो सैक भोजन की तलाश में ओव्यूलर कॉलम से बाहर आ जाता है। ऐसे एम्ब्रियो सैक को मैमिलॉन एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ठीक है ना? फिर नेक्स्ट इसी में क्या है कि एम्ब्रियो सैक जो मैक्रोसोलेन में या लोरेंथेसी में है, ये स्टाइलर बेस तक आ जाता है। मैमिलॉन
एम्ब्रियो सैक, मेमिलॉन एम्ब्रियो सैक, यह मेमिलॉन एम्ब्रियो सैक स्टाइलर बेस तक आ जाता है, स्टाइलर बेस तक आ जाता है, ठीक है, स्टाइलर बेस तक आ जाता है। मैक्रोसोलोन में जो मेमिलॉन एम्ब्रियो सैक है वो कहां तक आ जाता है, स्टाइल के बेस तक आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इससे थोड़ा और बढ़ जाता है, किसमें, डेंड्रोथिया में। तो नेक्स्ट एक पॉइंट लिख लीजिए कि डेंड्रोथिया में मैमिलॉन एम्ब्रियो सैक, मैमिलॉन एम्ब्रियो सैक मिडिल स्टाइल तक आ जाता है, ठीक है, मिडिल स्टाइल तक आ जाता है, ठीक है, मिडिल स्टाइल तक आ जाता है। जो मैक्रोसोलेन है उसमें कहां तक आ जाता है, वो स्टाइलर बेस तक आ जाता है, मैक्रोसोलेन में स्टाइलर बेस तक आ जाता है। और डेंड्रोथिया में थोड़ा और ऊपर बढ़ करके कहां तक देखा गया है, मिडिल स्टाइल तक थोड़ा और बढ़ गया है, स्टाइल के अंदर वो घुसता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये कहां आ गया है, एम्ब्रियो से मिडिल स्टाइल तक आ गया है। और एक प्लांट है हेक्सेंथीरा, उसमें स्टिग्मा तक पहुंच गया है, ठीक है, उसमें जो है तो स्टिग्मा तक पहुंच गया है। तो नेक्स्ट है कि हेक्सेंथीरा में ए मैमिलॉन एम्ब्रियो सैक, मैमिलॉन एम्ब्रियो सैक कहां तक पहुंच गया है, स्टिग्मा तक, है ना, स्टिग्मा तक पाया जाता है ना, पाया जाता है, ठीक है। जो मैक्रोसोलान है उसमें स्टाइलर बेस तक, डेंड्रोथिया में मिडिल स्टाइल तक, और हेक्सेंथीरा में जो मैमिलॉन एम्ब्रियो सैक है वो स्टिग्मा तक पहुंच जाता है या वहां तक पाया जाता है, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट नोट है, आप नोट करके लिख लीजिए कि लार्जेस्ट एम्ब्रियो सैक किसमें पाया जाता है, लार्जेस्ट एम्ब्रियो सैक कितना बड़ा, 48 मिलीमीटर का, ठीक है, 48 मिलीमीटर का लार्जेस्ट एम्ब्रियो सैक कहलाएगा ये, ठीक है। तो लार्जेस्ट एम्ब्रियो सैक यानी कि 48 मिलीमीटर का मैक्विनेला में देखा गया है, लार्जेस्ट एम्ब्रियो सैक, सबसे बड़ा एम्ब्रियो सैक, उसकी साइज कितनी, 48 mm का मैक्विनेला में देखा गया है। तो इस तरह से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट थे जो कि मैंने एम्ब्रियो सैक से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टर्म से जो कि मैंने आपको ये अलग से बता दिए हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।